इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही मौजूद बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि आपको तमाम नई स्टोरीज मिलती रहे। प्रोफेसर तीसरे दिन दोपहर के बाद ही जबकि मैं खाने वगैरह से फारिग हो चुका था, कोठरी का ताला खुलने की आवाज सुनाई दी और साथ ही बाहर कदमों की आहट भी सुनाई दी। शायद एक से ज्यादा लोग इधर आ रहे थे। मैं समझ गया कि आज मुझे सजा देने का प्रोग्राम है और मुझे सजा देने वालों के ख्याल के मुताबिक आज का दिन मेरी जिंदगी का आखिरी दिन साबित होगा। ताला खुलने के साथ ही दरवाजा भी खुल गया था और कई मुसल्लह सिपाही बैक वक्त कमरे में दाखिल हो गए। उनमें से दो के हाथों में मोटी मोटी रस्सियां थीं। उन्होंने आते ही मेरे हाथों को पहलुओं के साथ लगाकर मुझे रस्सियों से जकड़ना शुरू कर दिया। इनकी बंशें बड़ी मजबूत थीं, इस कदर मजबूत कि ताकतवर से ताकतवर आदमी भी इन्हें जुम्बिश नहीं दे सकता था। इन्होंने मुझे खूब अच्छी तरह बांध लिया, इस तरह कि मेरी टांगों के अलावा बाकी सारा जिस्म मफकूद होकर रह गया था। इसके बाद इन्होंने मेरे गले में भी एक रस्सी अच्छी तरह बांध दी। इस रस्सी का फंदा फांसी के फंदे की तरह था और एक सिपाही ने इसका एक सिरा अपने हाथ में पकड़ लिया। इसके बाद ये लोग मुझे बाहर ले चले। कैद खाने की इमारत के बाहर मुसल्ला सिपाहियों की एक और जमात खड़ी हुई थी। वो सब के सब हमारे पीछे हो लिए। इनमें से बाज घोड़ों पर सवार थे और बाज पैदल थे और एक सिपाही मुझसे बंधी हुई रस्सी को इस तरह पकड़े हुए था जिस तरह किसी जानवर के गले में बंधी हुई रस्सी को थामा जाता है। घुड़सवार हमारे इर्द गिर्द चल रहे थे। इस तरह हमारा ये काफिला कैद खाने से निकलकर एक बैरूनी रास्ते से महल के बाहर निकल आया। मैंने ये रास्ता उससे पहले नहीं देखा था। बाहर सड़क पर सैकड़ों लोगों का मजमा था जो ये तमाशा देखने के लिए जमा हो गए थे। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ते गए हजूम में इजाफा होता चला गया और हमारे पीछे एक जमे गफीर इकट्ठा हो गया था। मैं सारे रास्ते खामोशी से चलता रहा और मैंने किसी किस्म की मुजाहमत की कोशिश नहीं की। जिस शख्स ने मेरी गर्दन में बंधी हुई रस्सी को पकड़ रखा था वो खासा संग दिल और बेरहम इंसान मालूम होता था। वो मुझे बुरी तरह घसीटने की कोशिश कर रहा था और मैं भी उसके साथ उसी तरह घसीटता चला जा रहा था। बिलाखिर हम लोग मैदान के वस्त में पहुंच गए। यहाँ एक अजीबो गरीब मंजर हमारी आंखों का मुंतजिर था। मैदान के बीचों बीच में एक बड़ा सा अलाव रोशन किया गया था। इस पर एक बहुत बड़ा बर्तन रखा हुआ था। इस बर्तन में उबलने वाले तेल की बू मैदान में दूर दूर तक फैली हुई थी। मैदान में चारों तरफ लोग ही लोग जमा थे जो मेरी हलाकत का तमाशा देखने के लिए आए हुए थे। कुछ फासले पर अमायदीन सल्तनत की कुर्सियां थीं। सबसे आगे 3 कुर्सियां थीं जो अभी खाली थीं। मुझे ये समझने में देर नहीं लगी कि तीनों कुर्सियां किसके लिए हैं। बाकी सारी कुर्सियों पर उमरा, रुअसा और वज़ारा वगैरह बैठे हुए थे। अलाव के करीब ले जाकर मुझे खड़ा कर दिया गया। अलाव की गर्मी इतनी ज्यादा तेज थी कि जहां मैं खड़ा हुआ था वहां तक उसकी तपश साफ तौर पर महसूस की जा रही थी। मेरे करीब खड़े होने वाले सिपाही भी इस तपश को महसूस कर रहे थे और शायद ये उन्हें खासी नागवार भी गुजर रही थी क्योंकि वो जल्दी मुझे वहां से हटाकर कुछ फासले पर ले गए। मेरे लिए बहरहाल इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। मैंने अपने दिल ही दिल में यह फैसला कर लिया था कि मैं अपनी गैर मामूली जिस्मानी कुव्वत का मुजाहिरा तो जरूर करूंगा लेकिन मुजाहिरा करके इन लोगों को शदीद हैरत में नहीं डालूंगा क्योंकि आग मेरे जिस्म पर असर नहीं करती। चुनांचे मैंने इसके लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर लिया था। हम लोगों को वहां खड़े हुए थोड़ी ही देर गुजरी थी कि शाही सवारी के आने का ऐलान किया गया और उसके साथ ही शाह मार्तुदीस, शहजादी आरीना और सरदार आजम अपने अपने घोड़ों पर सवार आते हुए दिखाई दिए। शाही सवारी को आता देखकर तमाम लोग जो अपनी निशिस्तों पर बैठे हुए थे वो खड़े हो गए। शाह मार्तुदीस कुर्सियों के करीब आकर दरमियान वाली कुर्सी पर बैठ गया जो बाकी दोनों कुर्सियों से ऊंची थी और इसके इर्द गिर्द की कुर्सियों पर सरदार आजम और शहजादी आरीना बैठ गए थे। अब गोया तमाम लोग आ चुके थे और कार्रवाई का वक्त शुरू होने वाला था। मैं अलाव से कुछ फासले पर रस्सियों से जकड़ा हुआ था और मुतअद्दिद सिपाही मेरे इर्द गिर्द मौजूद थे। शाह मार्तुदीस ने हाथ से इशारा किया। इसका मतलब यह था कि कार्रवाई का आगाज कर दिया जाए। जिस सिपाही के हाथ में मेरी गर्दन की रस्सी थी उसने रस्सी को जोर से झटका देकर मुझे अपनी तरफ घसीटा और उसके साथ ही चारों तरफ से बहुत से सिपाही मेरे इर्द गिर्द आ मौजूद हुए ताकि मेरे जिस्म को हाथों पर उठाकर खोलते हुए तेल में डाल दिया जाए। मैंने अपनी कार्रवाई का आगाज करने से पहले एक नज़र शहजादी अरीना पर डाली। वो मेरी तरफ अलविदाई नज़रों से देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक पैगाम था, वही पैगाम जो उसने इससे पहले कैद खाने में मुझे जुबानी दिया था, यानी ये कि अब हमारी मुलाकात दूसरी दुनिया में होगी जहां हमारी रूहों को कोई एक दूसरे से जुदा नहीं कर सकेगा।
अचानक मैंने अपने दोनों बाजुओं को फैलाकर जरा सा जोर लगाया। इसके साथ ही बाजुओं से बंधी हुई रस्सियां तड़ टूट गईं। मेरे दोनों हाथ आजाद हो गए। इसके साथ ही मैंने आनंद फानंद अपनी गर्दन में बंधी हुई रस्सी को तोड़ डाला और वो सिपाही दूर जा गिरा जो इस रस्सी को बेरहमी के साथ घसीट रहा था। सारे सिपाहियों और मुहावजों में एक खलबली मच गई। इनके फरिश्तों को भी इस बात का इल्म नहीं था कि हालात अचानक इस तरह गैर मुतवक्का तौर पर यह रुख इख्तियार कर लेंगे। इनके ख्याल में तो यह महज चंद मिनट का मामला था। वो मुझे उठाकर खोलते हुए तेल के बर्तन में डाल देते तो मेरा किस्सा ही खत्म हो जाता। लेकिन यहां तो मामला ही उलट गया था। सारे के सारे सिपाही मुझे आजाद देकर सख्त हैरान और शश्तर रह गए थे और वो सब के सब एक वक्त में और एक ही साथ जमीन पर गिर पड़े थे। दूरों नजदीक बैठे हुए लोगों को यह बात समझना मुश्किल था कि यह क्या मुआजरा दरपेश आया है और मैं इन सिपाहियों के खिलाफ मुजाहमत कर रहा हूं जो मुझे उठाकर तेल के बर्तन में फेंकने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जब चंद मिनटों के अंदर ही अंदर मैंने अपने इर्द गिर्द मौजूद सारे सिपाहियों और मुहाफिजों को जमीन पर लिटा दिया तो देखने वालों की आंखें खुली की खुली रह गईं। फिर तो चारों तरफ से हथियार बंद सिपाहियों के जत्थे मेरी तरफ दौड़ पड़े। लेकिन मैंने इनके आने से पहले एक काम कर दिया। मैंने जोर से एक लात तेल के खोलते हुए बर्तन पर डाली और बर्तन जमीन पर लुढ़काया। खोलता हुआ तेल एक सनसनाहट की आवाज पैदा करता हुआ आग में भी गिरा और जमीन पर भी गिरा और खाली बर्तन दूर तक लुढ़कता चला गया। अब मुझे जिंदा जलाने के लिए खोलते हुए तेल का कोई बर्तन मौजूद नहीं था। इसके साथ ही मुसल्लह सिपाहियों के जत्थों ने मुझे चारों तरफ से अपने घेरे में ले लिया था। मैं अगर चाहता तो तनहा भी इनको अच्छी तरह मजा चखा सकता था, लेकिन जैसा कि मैंने अर्ज किया प्रोफेसर, मैं अपनी खुफिया सलाहियतों का कम से कम इस्तेमाल और इजहार करना चाहता था। इसलिए मैंने एक सिपाही के हाथ से आगे बढ़कर तलवार छीन ली और फिर इन सब लोगों पर पिल पड़ा था। देखते देखते मैंने कुश्तों के पुश्ते लगा दिए थे। जत्थे मेरी तरफ आए, मैंने इन सब को ठिकाने लगा दिया। देखने वालों की जुबानें गुंग और आंखें हैरत से फटी हुई थी। बहुत बड़ी तादाद में सिपाही मेरी तरफ आते रहे और मेरे हाथों हलाक होते रहे। इनकी तलवारें, इनके नेज़े सब के सब मेरे जिस्म पर बेअसर साबित हो रहे थे और मैं इन्हें पै दर पै हलाक करता जा रहा था। यहां तक कि वो सूरत हाल पैदा हो गई कि लोगों ने मुझसे खौफ खाना शुरू कर दिया। अब वो मेरे नजदीक नहीं आ रहे थे, बल्कि दूर दूर ही से तीरों, नेज़ों और भालों के जरिए मुझ पर हमले कर रहे थे। और शहजादी अरीना और दूसरे सल्तनत के लोग सख्त हैरान परेशान थे और अपनी अपनी जगहों पर परेशान नजर आ रहे थे। इनकी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं आखिर ऐसी कौन सी बला हूं जो किसी तरह इतने बहुत से लोगों के कब्जे में नहीं आ रहा हूं। आखिर मैं अपने इर्द गिर्द दूर दूर तक फैले हुए लोगों के नरके को तोड़कर बाहर निकला और सीधा उस तरफ बढ़ा जहां शाही मेहमान बैठे हुए थे। मैंने शाह मारतुलीज, सरदार आजोब और उनके सारे लोगों की मौजूदगी में शहजादी अरीनों को पकड़ा और उसे उसकी जगह से उठाया। कई लोग मेरी तरफ लपके, लेकिन मुझे रोकने की किसी में जुर्रत नहीं थी। मैंने लपक कर एक उम्दा से घोड़े का इंतखाब किया और पहले शहजादी को उस पर बिठाया और उसके बाद उसके पीछे खुद बैठकर सवार हो गया। शहजादी को अपने आगे बिठाने का मकसद ये था कि वो पीछे से फेंके जाने वाले तीरों, नेज़ों और भालों की जद से महफूज रहे। चंद मिनट तक तो लोगों की समझ ही में नहीं आया कि यह क्या मुहाजरा है, लेकिन जब उनके होश ठिकाने आ गए तो हर तरफ एक अफरा तफरी मच गई। मैं शहजादी अरीना को घोड़े पर बिठाकर तेजी से भाग निकला। चारों तरफ खड़े हुए लोगों ने जल्दी जल्दी मेरे लिए रास्ता छोड़ दिया और मैं तीर की तरह निकलता चला गया। लेकिन इस असना में लोग समझ चुके थे। पीछे से तीरों की बारिश शुरू हो गई। मुझे खदशा इस बात का था कि कोई तीर घोड़े को न लग जाए और वो जख्मी होकर न गिर पड़े, इसलिए मैंने उसे पूरी तेज रफ्तारी से भगाना शुरू कर दिया। एक आध तीर तो मेरी पुष्ट पर लगा था, लेकिन घोड़ा जख्मी नहीं हुआ, वो बच गया। मेरे पीछे जबरदस्त शोर मच गया था और यूं लगता था कि एक पूरी फौज मेरा पीछा कर रही है। मैं तेजी से भागता चला गया और थोड़ी दूर जाकर एक घने जंगल में दाखिल हो गया। मेरा पीछा करने वाले लोग भी बराबर मेरे ताक़ुब में चले आ रहे थे। जाहिर है कि मुझे अपनी तो कोई परवाह नहीं थी। एक तो मुझे शहजादी को जख्मी होने से बचाना था और दूसरे घोड़े को महफूज रखना चाहता था ताकि हम लोग अपना सफर जारी रख सके। इसलिए मैंने ताक़ुब करने वालों की निगाहों से बचकर दरख्तों के बड़े और घने झुंड में अपने आप को घोड़े और शहजादी अरीना समेत छुपा लिया था। मेरा ख्याल था कि इन लोगों ने हमें नहीं देखा है, लेकिन मेरा यह ख्याल गलत साबित हुआ। ताक़ुब करने वालों ने, जिनकी तादाद बहुत ज्यादा थी, हम लोगों को झुंड में दाखिल होते देख लिया था और अब उन्होंने चारों तरफ से झुंड को घेरे में ले लिया। मैंने देखा और अंदाजा लगाया कि इनकी तादाद 50-60 से कम नहीं थी और सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि इनमें सरदार आजम खुद भी शामिल था। फिरोज, बाहर निकल आओ, हमने तुम्हें देख लिया है। ताक़ुब करने वालों में से एक शख्स ने सदा लगाई। मैं इसे जानता था, इसका नाम तैमूर था। शाह मारतुलीस का हुक्म है कि तुम्हारी जान बख्शी की जा सकती है।
बशर्ते कि तुम शहजादी अरीना को हमारे हवाले कर दो। सुनो तैमूर, मैंने दरख्तों के झुंड के अंदर ही से आवाज लगाई। तुम्हें अच्छी तरह यह बात मालूम है कि तुम और तुम्हारे ये सारे सिपाही मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैं तुम सबसे बात करना चाहता हूं। तुम और सरदार आज़ोब दरख्तों के झुंड के अंदर आ जाओ, लेकिन खबरदार कोई चालाकी दिखाने की कोशिश न करना, वरना मैं तुम्हारी जानों की सलामती की जिम्मेदारी नहीं लेता। अपने बाकी तमाम आदमियों को बाहर ही छोड़ दो। ठीक है, तैमूर ने जवाब दिया। मैं और आज़ोब अंदर आ रहे हैं। उम्मीद है कि तुम धोखे से हमें हलाक करने की कोशिश नहीं करोगे। मुझे इसकी कोई जरूरत ही नहीं है, मैंने जवाब दिया। मैं तुम्हें या आज़ोब को या किसी को भी हलाक नहीं करना चाहता। मेरा मकसद खून रेजी नहीं है, लेकिन अगर मेरे साथ दगा किया गया तो मैं जवाबी कार्रवाई जरूर करूंगा। तुम्हारे साथ कोई दगा नहीं किया जाएगा, तैमूर ने कहा। और उसके चंद मिनट बाद तैमूर और आज़ोब दोनों दरख्तों के झुंड में दाखिल हो गए। वो दोनों अपने घोड़ों पर सवार थे और पूरे हथियारों से लैस थे। बादशाह का हुक्म है कि अगर तुम शहजादी अरीना को वापस कर दो तो तुम्हारी जान बख्शी कर दी जाएगी। इसलिए तुम्हारी खैरियत इसी में है कि तुम शहजादी अरीना को हमारे हवाले कर दो और खुद जहां तुम्हारा जी चाहे चले जाओ। तुम्हें कुछ नहीं कहा जाएगा। इस बात का फैसला मैं नहीं करूंगा, मैंने बड़े इत्मीनान के साथ जवाब दिया। इसका फैसला शहजादी अरीना खुद करेगी कि आया वो अपने बाप के घर वापस जाना चाहती है या नहीं। अगर शहजादी अरीना तुम लोगों के साथ जाने के लिए तैयार है तो मुझे इसमें कोई एतराज नहीं, तुम इसे अपने साथ ले जा सकते हो। लेकिन अगर किसी ने शहजादी अरीना को इसकी मर्जी के खिलाफ यहां से ले जाने की कोशिश की तो मैं इसकी हरगिज इजाजत नहीं दूंगा। शहजादी अरीना, आज़ोब ने अरीना से मुखातिब होकर कहा, मुझे यकीन है कि तुम अपने बाप के हुक्म का एहतराम करोगी और हम लोगों के साथ वापस घर चलोगी। शाह मारतुलिस तुम्हारी वजह से सख्त परेशान है। मुझे अफसोस है आज़ोब, अरीना ने मुस्तहकम लहजे में जवाब दिया। मैंने अपना घर, अपना महल हमेशा के लिए छोड़ देने का फैसला कर लिया है। मैंने अपनी तकदीर को फेरोज के साथ वाबस्ता कर लिया और अब मैं इसके साथ जाऊंगी। ये मुझे जहां भी ले जाएगा वही मेरा घर होगा। तुम इस 2 टके के मुलाजिम के साथ जाकर अपने बाप की और खानदान की सख्त तौहीन कर रही हो अरीना। क्या तुम्हें मालूम है कि तुम्हारी इस नाजेबा हरकत के बाद तुम्हारे बाप के दिल पर क्या बीतेगी? अमायदीन सल्तनत में कैसी कैसी बातें बनेगी, लोगों की जुबानें क्या क्या अफसाने तराशेंगी। तुम एक शहजादी हो जो शाह मारतुलिस की बेटी हो। तुम्हें यह जेब नहीं देता कि तुम एक मामूली सिपाही की खातिर अपना घर बार और अपनी सल्तनत को छोड़कर इस तरह राह फरार इख्तियार कर लो। मुझे तुम्हारी तकरीरों और नसीहतों की जरूरत नहीं है आज़ोब, शहजादी अरीना ने जल कर कहा। मैं एक आकिल और बालिग इंसान हूं और अपने भले बुरे को बाखूबी खुद समझ सकती हूं। मुझे तुम्हारी हदायत की कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो फैसला कर लिया है मैं इस पर कायम रहूं कि तुम लोग वापस जाकर मेरे बाप को मेरे फैसले की इत्तला दे सकते हो। शहजादी साहिबा, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप अपने इस फैसले पर नजरसानी फरमाएं। तैमूर ने पहली बार जुबान खोलते हुए कहा, मुअज़्ज़ज़ सरदार आज़म जो कुछ कह रहे हैं आपकी और आपके सारे खानदान की भलाई इसी में है। क्या वापस घर चले? जहां तक फेरोज का ताल्लुक है तो हम इसे आपकी नजरों के सामने यहां से निकल जाने का मौका देंगे और आपको इस बात की जमानत फराम करते हैं कि फेरोज को कोई गुज़न नहीं पहुंचेगी। फेरोज को गुज़न पहुंचाने की कोशिश करके तुम लोग देख चुके हो, अरीना ने जवाब दिया। इसकी अजीमुल मिसाल बहादुरी और बेपनाह जुर्रत के सामने तुम सब लोगों की कोई हकीकत नहीं, इसलिए इस बात का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता कि तुम फेरोज को कोई नुकसान पहुंचा सकोगे। अब जहां तक मेरे वापस जाने का सवाल है तो इसका वही जवाब है जो मैं आज़ोब को दे चुकी हूं। इसके अलावा मुझे और कुछ नहीं कहना। तैमूर तो शहजादी अरीना की यह बात सुनकर खामोश हो गया, लेकिन एक बार फिर आज़ोब बोल पड़ा, फेरोज तुम एक एहसान फरामोश और लानती इंसान साबित हुए हो। शहजादी अरीना ने तुम्हारी बहादुरी के कारनामे से मुतासिर होकर तुम्हें अपने मुहाफ़िज़ दस्ते का सरदार बनाया और तुम इतने जलील इंसान निकले कि तुमने इसे वरगला कर अपने साथ भागने पर मजबूर कर दिया। लेकिन याद रखो कि हम लोग तुम्हें इस बात की इजाजत नहीं दे सकते। तुम शहजादी अरीना को लेकर जिंदा सलामत नहीं जा सकते। सुनो आज़ोब, मैंने ठंडे दिल से कहा, मैं पहले भी कह चुका हूं कि मैं खून खराबे से गुरेज करना चाहता हूं। शहर के वस्त में मैदान में इस वक्त भी इन लोगों की लाशों का ढेर लगा हुआ है जो मेरे हाथों मारे गए हैं। अब तुम क्या चाहते हो? क्या यहां भी लाशों के ढेर लग जाएं? तुम्हारी और तुम्हारे सारे साथियों की सलामती इसी में है कि तुम लोग यहां से वापस चले जाओ। हम लोग यहां से जरूर वापस जाएंगे, आज़ोब ने कहा। आज़ोब ने एक एक लफ्ज पर जोर देते हुए कहा, लेकिन तन्हा नहीं, शहजादी अरीना को साथ लेकर जाएंगे। तुम चाहो तो अपनी जान बचाकर भाग सकते हो और चाहो तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। इन अल्फाज के साथ ही आज़ोब ने बाहर खड़े हुए आदमियों को आवाज देकर कहा कि वो सब के सब अंदर आ जाएं। आज़ोब की आवाज सुनकर सारे घुड़सवार दरख्तों के झुंड के अंदर दाखिल हो गए
और उसके हुक्म के इंतजार में खड़े हो गए। मेरे ख्याल में इससे कोई फायदा नहीं है मुअज़्ज़ज़ सरदार आज़ोब, तैमूर ने संजीदगी से कहा। शहजादी साहिबा अगर खुद घर वापस जाने पर राजी नहीं है तो हम इन्हें किस तरह मजबूर कर सकते हैं। मेरे ख्याल में हमें वापस चले जाना चाहिए और शाह मार्तुलिस को सारे वाकयात की बिला कमोकास्त इत्तला दे देनी चाहिए। तुम खामोश रहो तैमूर, आज़ोब ने सख्त लहजे में कहा। मुझे मालूम है कि मुझे क्या करना है। हमारी और हमारे शाही खानदान की इससे बड़ी तौहीन और क्या हो सकती है कि हमारी शहजादी एक मामूली मुलाजिम के साथ चली जाए। यह कभी नहीं हो सकता। इसके बाद आज़ोब ने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि मेरे और शहजादी के गिर्द घेरा डाल लें और मेरे टुकड़े टुकड़े कर डालें, लेकिन शहजादी को कोई नुकसान न पहुंचे। सुनो आज़ोब, मैंने जोर से चिल्लाते हुए कहा, इन आदमियों को बेमौत मारने की कोशिश मत करो। तुम शहजादी आरीना को रोकने की कोशिश करना चाहते हो और मैं इसे अपने साथ ले जाना चाहता हूं। आओ हम एक रास्ता इख्तियार कर लें। हम दोनों आपस में मुकाबला करते हैं। तुम मेरे साथ जिस तरह का मुकाबला चाहो कर सकते हो। मैं हर मुकाबले के लिए तैयार हूं। इस मुकाबले में जो भी जीत चाहेगा शहजादी आरीना उसी के साथ चाहेगी। बोलो, तुम्हें यह मेरी शर्त मंजूर है? मुझे तुम्हारी ये बेहुदा शर्त हरगिज मंजूर नहीं है, आज़ोब ने भी चिल्ला कर जवाब दिया। मैं तुम जैसे जलील आदमी के मुकाबले में आकर अपनी तौहीन नहीं करवाना चाहता। तुम इन लोगों से निमटना होगा जो तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा डाले हुए खड़े हैं। अब मैं देखता हूं कि तुम इनके नरके में से किस तरह बचकर निकलते हो। और उसके साथ ही उसने अपने आदमियों को हुक्म दिया कि वो तलवारों से मुझ पर हमला कर दें, लेकिन शहजादी आरीना को हर सूरत में बचाए रखे। ठहरो, मैंने गर्ज कर कहा, तुम लोगों की इस बुज़दिलाना हमाकत से शहजादी को नुकसान पहुंच सकता है, इसलिए मैं इसे घोड़े से उतार कर अलग खड़ा कर देता हूं। और मैंने आरीना को अपने घोड़े से उतार कर एक तरफ एक दरख्त के नीचे खड़ा कर दिया। अब आ जाओ। मैंने आज़ोब के सिपाहियों को ललकारा और वो दीवानों की तरह मुझ पर टूट पड़े। मैंने झपट कर इनमें से एक की तलवार छीन ली और बेदुरेग इनका कत्लेआम शुरू कर दिया। जो भी मेरे करीब आता था उसका सर तन से जुदा हो जाता। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह थी कि आज़ोब और तैमूर दोनों एक तरफ खड़े हुए ये तमाशा देख रहे थे और वो इसमें शामिल नहीं थे। आज़ोब की बात तो मेरी समझ में आती थी कि वो बुज़दिल था, लेकिन तैमूर के बारे में मेरा ख्याल था कि चूंकि वो सिरे ही से इस कार्रवाई के खिलाफ था इसलिए वो इसमें हिस्सा नहीं ले रहा था। जब बहुत से सिपाही मेरे हाथों से मारे गए तो बाकी सिपाहियों में दहशत फैल गई और मेरे करीब आने की बजाय मुझसे दूर हटने लगे। उन्हें यकीन हो गया था कि अगर वो मेरे पास आएंगे तो जरूर मारे जाएंगे। और तब आज़ोब ने एक अजीबोगरीब हरकत की। मैं तो इधर सिपाहियों के साथ मार्के में मसरूफ था। उसने मौका से फायदा उठाते हुए एकदम शहजादी आरीना को एक सिपाही की मदद से उठाया था और अपने घोड़े पर बिठाकर भाग निकला। मैंने फौरन ही उसकी इस हरकत को देख लिया था और अब सब कुछ छोड़ छाड़ कर मैं उसके पीछे भाग पड़ा। आज़ोब ने चालाकी से काम लेते हुए शहजादी को अपने पीछे बिठाया था ताकि मैं उस पर पीछे से हमला न कर सकूं, और खुद आगे बैठ गया था। सरदार आज़ोब का घोड़ा उम्दा और बर्क रफ्तार था। मेरा घोड़ा इतना ज्यादा चुस्त और मुस्तैद नहीं था। जल्दी मुझे अंदाजा हो गया कि मैं इस दौड़ में सरदार आज़ोब के करीब नहीं पहुंच सकता था। चुनाचे अब मुझे दूसरा हरबा इख्तियार करना था। सरदार आज़ोब का घोड़ा बिजली की तरह दौड़ता चला जा रहा था और मैं इससे खासा पीछे रह गया था। तैमूर और बाकी सिपाहियों की मुझे कोई खबर नहीं थी कि वो कहाँ हैं और क्या कर रहे हैं। शायद वो लोग भी हमारे पीछे पीछे भागते हुए आ रहे होंगे, लेकिन मुझे पीछे देखने की फुर्सत कब थी। मेरी सारी तवज्जो तो सामने लगी हुई थी। इस वक्त मेरे हाथ में एक नेज़ा था। यह नेज़ा एक सिपाही ने मुझे फेंक कर मारा था और मैंने उसे हवा ही में पकड़ लिया था और तब से मैंने इसे अपने बाएं हाथ में थामा हुआ था। मैं कोई बहुत अच्छा निशानची नहीं था, लेकिन बहरहाल अब मेरे पास आज़ोब को रोकने के लिए और कोई चारा भी नहीं था। लेकिन मुझे अंदेशा इस बात का लाहक था कि कहीं मेरा निशाना खता न कर जाए। मैं सख्त शशोपंज में था कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। नेज़ा फेंकने से शहजादी के भी मारे जाने के भी कभी इम्कानात मौजूद थे। एन उस वक्त कुदरत ने मेरी मदद की। आज़ोब के भागते हुए घोड़े के सामने एक खौफनाक जंगली रीछ आ गया। घोड़ा रीछ की शक्ल देखते ही बुरी तरह बिदक आया और रुक गया। साथ ही वो घबरा कर पिछली दोनों टांगों पर खड़ा हो गया था। इस तरह शहजादी आरीना जो आज़ोब के पीछे बैठी हुई थी एकदम फिसल कर नीचे गिरी। घोड़ा चूंकि अब दौड़ खत्म कर चुका था और अपनी जगह खड़ा हुआ था, इसलिए नीचे गिरने की वजह से आरीना को ज्यादा चोट नहीं आई और इस तरह मैं अपने घोड़े को पूरी ताकत से भगाता हुआ वहां तक पहुंच चुका था। मैंने जाते ही घोड़े से छलांग लगाई और सबसे पहले आरीना को संभाला जो जमीन पर पड़ी हुई थी। इसके बाद मैं आज़ोब और रीछ की तरफ मुतवज्जा हुआ। रीछ ना मालूम किस वजह से गजबनाक हो रहा था। आज़ोब का घोड़ा तो अपने दोनों सवारों को नीचे गिरा कर फरार हो गया था और रीछ ने आगे बढ़कर अपना भारी भरकम पंजा बड़े जोर से आज़ोब के सीने पर दे मारा और उसका गोश्त उधेड़ दिया। आज़ोब के सीने से खून का फवारा बहने लगा। इस दौरान पीछे से तैमूर और दूसरे सिपाही भी पहुंच गए। इस वक्त रीछ ने आज़ोब को जमीन पर गिरा दिया था और वो उसे बुरी तरह भंबोड़ रहा था।
अगरचे आजोब ने मुसलसल मेरे साथ दगा किया था और हमेशा मुझे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी, ताहम मैं उसे इस शदीद अजाब में न देख सका और मैंने वो नेजा जो मैंने अपने बाएं हाथ में पकड़ा हुआ था रीछ की पुश्त में उतार दिया। रीछ ने एक आवाज के साथ आजोब को छोड़ दिया और उसने उठकर मेरी तरफ लपकने की कोशिश की, लेकिन देर हो चुकी थी। मेरे नेजे का जख्म बहुत कारी था और रीछ अपनी कोशिश के बावजूद अपने पैरों पर खड़ा नहीं रह सका। मैंने नेजा रीछ की पुश्त से निकाल लिया और एक बार फिर दोबारा उसकी पुश्त में दाखिल करके उसे बिल्कुल ठंडा कर दिया। आजोब का खून में नहाया हुआ जख्मी जिस्म अब भी रीछ के नीचे पड़ा हुआ था। मैं रीछ को आजोब के ऊपर से हटाना चाहा, लेकिन तैमूर ही चंद दूसरे सिपाहियों के साथ सामने आ गया और उसे मेरा शुक्रिया अदा करते हुए कहा कि अब मुझे कोई तकलीफ करने की जरूरत नहीं। तैमूर और उसके आदमियों ने मिलकर रीछ के भारी भरकम जिस्म को आजोब के ऊपर से हटाया। आजोब बुरी तरह जख्मी हो गया था, उसके सीने और गर्दन से बुरी तरह खून बह रहा था। तैमूर के सिपाहियों में से एक के पास मरहम पट्टी का सामान मौजूद था। इन लोगों ने जल्दी जल्दी आजोब के जख्मों पर दवा बांधी, लेकिन खून काफी बह चुका था। आजोब बेहोश था और उसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। शहजादी अरीना एक कोने में खड़ी यह मंजर देखकर सख्त वहशत ज़दा हो रही थी। इसे जितनी जल्दी मुमकिन हो सके शहर ले जाओ, मैंने तैमूर से कहा। यह बहुत बुरी तरह जख्मी हुआ है और शायद शहर का कोई होशियार तबीब इसका इलाज कर सके। वैसे भी जानवरों के हाथों जख्मी होने वाले इंसानों का जिंदा बच जाना बड़ा मुश्किल होता है। मैंने कहा, हम इसे फौरन शहर ले जा रहे हैं। तैमूर ने जवाब दिया, हकीम राहिल एक तजुर्बाकार और जहांदीदा तबीब है, हो सकता है वो इसकी जान बचा ले। मेरी ख्वाहिश है और मेरी दुआ है कि इसकी जान बच जाए, मैंने कहा। लेकिन देखो तैमूर, तुम्हें शाह मारतुलिस के सामने कोई झूठ बोलने की जरूरत नहीं। जो वाकयात जिस अंदाज में पेश आए हैं उसी तरह उसे बताना और उसे ये बात भी बता देना कि आजोब को जख्मी करने वाला मैं नहीं था, बल्कि इसे एक जंगली रीछ ने जख्मी किया है जिसे मैंने हलाक कर डाला। जहां तक शहजादी अरीना की मर्जी और पसंद और इसके जवाब का मसला है तो तुम इसकी जुबानी इसका फैसला सुन चुके हो।